Hello dear friends, welcome to new class that is in 11th. Today I will teach you physics. In physics subject there are 10 units. 10 units फिज़िक्स में 10 यूनिट्स हैं 11th ही में, और हम स्टडी करेंगे फर्स्ट यूनिट में। और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड सेकंड चैप्टर इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में फर्स्ट टॉपिक इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस क्या है कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो आसपास हैपनिंग होती रहती है, जैसे दिन रात का बनना है, नदियों में पानी बहना है, और नदियों का पानी कहाँ से जाता है? हाई से लोअर की तरफ, हाइयर से लोअर की तरफ। हवा बहती है, हवा क्यों बहती है, क्यों चलती है? तो ये इस तरह की क्या हो गई, हमारे पास एक स्टडी हो गई। और जो स्टडी क्या होती है, हमारे पास एक लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो पहले से क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। और उन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या होती है, सिस्टमेटिक ढंग से। ओके, तो वो हमारे पास क्या होती है, साइंस होती है। अब ये साइंस वर्ड आया कहाँ से है? ये साइंस वर्ड आया है लैटिन से। लैटिन में इसका नेम है साइंटिया, और साइंटिया का मतलब होता है नो, जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना। और संस्कृत में इस वर्ड का मतलब है विजनाना, विजनाना। और अरेबिक में इसका मतलब है इलम। दोनों का मतलब ही मीन्स क्या है, नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में अपनी जानकारी कलेक्ट करना, और वो भी साइंटिफिक ढंग से कलेक्ट करना। वो क्या हो गई, हमारे पास साइंस हो गई। मेनली साइंस की हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है हमारे पास, जैसे फिजिक्स के बारे में स्टडी करना, केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना, एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी करना, और लिविंग थिंग्स के बारे में बॉटनी और जियोलॉजी ETC के बारे में जानकारी कलेक्ट करना। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या साइंटिफिक मेथड्स हैं। साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? साइंटिफिक मेथड्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप दी जाती हैं, लॉज वगैरह दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। ओके, अब इन साइंटिफिक मेथड्स को मैंने स्टेप वाइज लिखा हुआ है। और साइंटिफिक मेथड्स होते हैं हमारे पास ये। फर्स्ट है हमारे पास सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी चीज़ को जब हम देख रहे हैं, मीन्स ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जैसे नदियों का पानी है हमारे पास, वो पानी कहाँ से आता है, पहाड़ों से निकलकर जो फ्लैट एरिया होता है उसकी तरफ जाता है। कभी हमने देखा है कि मतलब जो फ्लैट एरिया से पानी को ऊपर की तरफ जाते हुए, वाटर टैंक हमारे पास छतों के ऊपर रखा जाता है और वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। कभी हमने बिना फोर्स के ये देखा है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है? अब आप लोग ये कहोगे कि मैम पानी को ऊपर की तरफ हम भेजते हैं, किस तरह से भेजते हैं हम पानी को ऊपर की तरफ? हम क्या लगाते हैं, मोटर वगैरह लगाते हैं, और मोटर वगैरह लगाकर तब हम फोर्स के साथ उस पानी को ऊपर भेजा जाता है। लेकिन बिना फोर्स के साथ देखो, रिवर्स का पानी बिना फोर्स से ऊपर से नदियों का पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ निकल के आता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हमें क्या कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम उनका क्या करते हैं, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, हमारे पास एक पाइप ली और उस पाइप में हमने पानी को फिल किया, और पानी को फिल करके देखा कि पानी किस तरह से हम पाइप के थ्रू में बाहर निकाल सकते हैं। यदि पाइप का एक सिरे को हम एक एंड को ऊपर की तरफ कर दें और दूसरे एंड को नीचे की तरफ कर दें, तो पानी क्या होगा, हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास लैब में परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या हो गया हमारे पास, जैसे हमने देखा कि जो मून है और अर्थ है, ठीक है, उससे पहले हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये लेंगे कि जब हम अर्थ पर हैं, अर्थ पर जब हम कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, थ्रो करने के बाद क्या हुआ कि बॉल कुछ टाइम बाद वो नीचे की तरफ आ जाती है। क्यों आती है, क्या चीज़ है? इसका मतलब क्या है कि हमने एक लॉजिकल चीज़ ली, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, हम एक रीजनिंग टाइप कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अर्थ कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है कि न्यूटन ने लॉ दिया है ये, कि जो एप्पल है वो एप्पल ट्री से नीचे की तरफ आया, वो ऊपर की तरफ नहीं गया। लेकिन हम इसमें एक लॉजिकल लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि जो हमारे पास अर्थ है, फिर वो मून को क्यों नहीं अपनी तरफ खींचती? और फिर सन जब इससे ज़्यादा बड़ा है तो
सन की तरफ मून क्यों नहीं जाती? ये क्या चीज़ें हैं? फिर हमने क्या पढ़ा, क्या स्टडी की? हमने ये स्टडी की कि जो हमारे पास अर्थ है, मून है, सन है, ये भी आपस में क्या लगाते हैं, अपनी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स कितनी अप्लाई करते हैं? तो वो हमें न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, F = G m1 m2 अपॉन में r²। ये हमें न्यूटन ने लॉ दिया था। लॉ देने के बाद उसने क्या कहा कि यदि हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स क्या होती है, बढ़ती है। तो हमने ये कहा कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यदि हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स कम करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स ट्वाइस किया, डिस्टेंस को हमने क्या किया, ट्वाइस किया, तो हमारे पास फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। कितनी फोर्स कम होगी, 1/4 क्या होगी, 1/4 कम हो जाएगी, क्योंकि r की वैल्यू को हमें कितना पुट करेंगे, 2 और उसका स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/4। तो ये क्या आई है हमारे पास, एक कैसी वैल्यू आई है, मैथमेटिकल वैल्यू आई है, न्यूमेरिकल वैल्यू आई है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, कौन सी हो गई, क्वांटिटेटिव वैल्यू। क्वालिटेटिव क्या हो गई, जो उनके गुण मीन्स क्वालिटी के बेसिस पर, और जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल बेसिस पर, तो ये हमारे पास क्या होगी, क्वालिटेटिव, क्वालिटी के बेस पर, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई, क्वांटिटेटिव वैल्यू। ओके, जब हमने एक ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने फिर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी क्वालिटी को पहचाना, फिर हमने उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखी, और न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के बाद फिर हमने क्या बनाएंगे, उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा, हमारे पास एक मैथमेटिकल वैल्यू देंगे। किस तरह की मैथमेटिकल वैल्यू देंगे हम, जैसे हमने मैथमेटिकल इक्वेशन ली, S = v² - u² अपॉन में 2a, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी कि हमारे पास यदि ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हमें नोन है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, यदि हम कैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मून से हमें किसी एयर स्पेस या एयरक्राफ्ट को बाहर भेजना है, या किसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, अर्थ सरफेस से दूर भेजना है, मीन्स मून की फील्ड में भेजना है। जैसे ये अर्थ है और ये क्या हो गया, मून। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि इसमें से ये 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, तो ये अर्थ की फील्ड को छोड़ देगा, मीन्स अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। तो जब ये फील्ड आगे की तरफ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, और ये मून की फील्ड में आएगा, इसका मतलब क्या है, मून की फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यदि इसमें जो फोर्स लग रही थी पहले से, और उस फोर्स को हम क्या कर दें, बंद कर दें, स्टॉप कर दें, स्टॉप करने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि जो अब ये ऑब्जेक्ट है, ये मून की फील्ड में जाकर वो अपने आप ही इसके ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगेगा, रिवॉल्व करने लगेगा। तो हमने ऐसे ही किया, इसके जो हम फोर्स दे रहे थे वो बंद कर दी, लाइक इंजन की तरह, इंजन चल रहा था, उस इंजन को हमने इसको बंद कर दिया। तो हमने क्या, हमारी जो सोच थी, ये सोच थी कि मून की फील्ड में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमने जैसे ही इंजन को बंद किया, तो जो वो ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट दोबारा से क्या आ गया, हमारे पास अर्थ की फील्ड में आ गया। ज़रूरी थोड़े ना कि जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या वो सही हो, और यदि वो सही नहीं होगी तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे वो एक्सपेरिमेंट दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये जो हमने आइडिया लिया, जो हमने भविष्यवाणी की, तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रिडिक्शन हो गई। ये क्या हो गई, हमारे पास प्रिडिक्शन। और जो हम फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको कर रहे थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी, इस फॉर्मूले में पुट करके इसकी फोर्स को निकाला, वो हमारे पास क्या हो गई, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब यदि ये हमारे पास ट्रू हो जाता, मून की फील्ड में वो ऑब्जेक्ट चला जाता, तो वो वेरीफाइड हो जाता, और अब वो गया नहीं है, तो वो क्या हो गया, हमारे पास फॉल्सिफिकेशन। तो अब ये मॉडल का फॉल्सिफिकेशन है, अब इसको हमें क्या करना है, दोबारा से करना है। जो भी रूल्स, जो भी लॉज बनते हैं, साइंटिस्ट जो हमें देते हैं, बुक्स में जो चीज़ें छपी जाती हैं, वो चीज़ें पहले प्रूफ होती हैं, और प्रूफ होने के बाद तभी वो चीज़ें हम तक, वो लॉज हम तक पहुँच पाते हैं, तभी वो क्या है, साइंस है। ओके, अब हमारे पास टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, ये जो हमारे पास अराउंड जितनी भी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं और जो भी हम स्टडी करते हैं, वो सारी क्या है, फिजिक्स है। वो सारी चीज़ें क्या है, फिजिक्स है।
जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल लें, फोर्सेस का लें, एक्सेलरेशन का लें, या फिर हम क्या लें, रिवर्स का एग्जाम्पल लिया था, या फिर हमने क्या लिया था, मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस का जो फोर्स है, अपनी अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। जैसे सन बहुत बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में, और हम ये कह रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो चीज़ें क्या करती हैं, अर्थ की तरफ आ जाती हैं। क्यों, क्या चीज़ें कर रहे थे, इसका मतलब अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, उस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है। तो इस तरह से यदि हम इस तरह से लें कि सन का मास भी तो बहुत बड़ा है, फिर अर्थ क्यों नहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वो भी अपनी ऑर्बिट में क्यों मूव कर रही है। ये सारी चीज़ें, ये लॉज हैं जो भी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, चार्ज के बारे में है, फैन क्यों है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास फिजिक्स है। जो बेसिक लॉज हैं हमारे पास, बेसिक लॉज ऑफ नेचर के बारे में जो भी स्टडी करें हम, बेसिक लॉज के बारे में, जैसे एयर, फ्लोइंग ऑफ एयर का बहना, ये सब क्या है हमारे पास, बेसिक लॉज ऑफ नेचर। इन लॉज को जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन दी गई है पूरे वर्ल्ड में, ये भी हमारे पास क्या है, फिजिक्स है। तो ये फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है, और ग्रीक वर्ड में इसका नेम है फोसिस। फोसिस का मतलब होता है नेचर। इट मीन्स फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में। और जो ये फिजिक्स है हमारे पास, फिजिक्स के 2 प्रिंसिपल्स हैं, और 2 प्रिंसिपल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मीन्स यूनिक चीज़ें, कि ऐसी यूनिक ही चीज़ें कि जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लॉज हैं, उन बहुत सारे लॉज को हम एक ही लॉ के अंदर लेकर उनको स्टडी करें, वो क्या हो गया हमारे पास, यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म में क्या होता है, रिडक्शन मीन्स रिड्यूस करना, कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर किसी चीज़ की हमारे से स्टडी ना होना और उसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बारे में स्टडी करना, वो क्या कहलाता है हमारे पास, रिडक्शनिज्म। एक चीज़ें और बता दूं बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो जो फिजिक्स होती है वो फिजिक्स हमारे पास क्या है, किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, किंग ऑफ साइंस, वाइल मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन। ओके, ये चीज़ें मानी जाती हैं कि जो फिजिक्स है वो किंग है किसकी, साइंस की, बट जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, क्वीन है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में अभी मैंने बताया कि बहुत सारे लॉज, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ों का हमें एक ही लॉ के अंदर स्टडी करना। जैसे एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्व, पेंडुलम स्विंग, कि जो एप्पल फॉल होता है, गिरता है, मून का रिवॉल्व होना है, पेंडुलम का घूमना है, वो सारे लॉज किसके अंदर आते हैं हमारे पास, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से हम उन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। ओके, ऐसे ही हम ये चीज़ें 12th में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जैसे लेंज लॉ है मैग्नेटिज्म में, 12th क्लास में लेंज लॉ मैग्नेटिज्म में। किरचॉफ सेकेंड लॉ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे 12th क्लास में। बर्नौलीज प्रिंसिपल फ्लूइड के अंदर ये हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लॉज हैं और भी लॉज हैं, ये सारे हमारे पास लॉ किसके अंदर स्टडी कर लेते हैं हम इनको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यूनिफिकेशन। ऐसे ही मैक्सवेल ने, ये इक्वेशन हम किस में पढ़ेंगे, 12th में। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने 4 इक्वेशन में, ये 4 इक्वेशन में इतनी सारे टॉपिक्स को कवर किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट में स्टडी करना, डायनामिक्स मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, EMI। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये आप 11th में पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ोगे। इन सारे इनकी टॉपिक्स के ऊपर ये बहुत बड़े वाइडर व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है इनका। मैक्सवेल ने बस इनको एक 4 इक्वेशंस में कवर कर दिया था। ओके, रिडक्शनिज्म मैंने आपको बता दिया है। अब उससे आगे आता है हमारे पास स्कोप, कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। फिजिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स का स्कोप है, जितना हम पढ़ें उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा है। तो इस फिजिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। जो मैक्रोस्कोपिक है आपको नेम से ही पता होगा, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा स्केल, बहुत बड़े स्केल पर, जिसका नाम दिया गया है क्लासिकल। बहुत बड़े स्केल पर किस तरह से स्केल है, जैसे
अर्थ का रिवॉल्व होना, मून का रिवॉल्यूशन, अदर प्लेनेट्स का रिवॉल्यूशन, फोर्स का, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं और बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इसको हमने पढ़ा है। तो ये हमारे पास किस में आएगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल में। माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करना, छोटे छोटे स्केल पर स्टडी करना, जैसे एटम्स के बारे में, एक्सरेज के बारे में। इसको हम क्वांटम फिजिक्स में भी बताते हैं और ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है। और ये हमारे पास क्लासिकल, जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं जैसे क्लासिकल मूवीज़, तो उनको हम क्लासिकल नेम दे देते हैं। तो ऐसे ही मैक्रोस्कोपिक जो लेवल है फिजिक्स का, वो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है। और जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करना, छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी करना है, वो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है। और जो छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी करेंगे तो वो मॉडर्न फिजिक्स है, वो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स बाद में आई है। ओके, तो ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स, जो ये हम 12th में पढ़ेंगे। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने इस फिजिक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ कार, फ्रिक्शन, व्हील रोटेशन, बेंडिंग ऑफ रॉड, साउंड वेव, फ्लोटेशन। ठीक है, उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स में हम पढ़ेंगे लॉज, हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर। ये हमारे पास 11th क्लास का सिलेबस है। और ये आपको लग रहा है ये छोटा सा सिलेबस है, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है और ये हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। इसमें हमारे पास किस किस के बारे में स्टडी करना है, चार्जेस के बारे में, फील्ड के बारे में, करंट के बारे में, AC/DC करंट के बारे में, जनरेटर और EM वेव। ओके, अब उसके बाद आती है हमारे पास 4th पॉइंट था आपका ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के बारे में हमारे पास ये चीज़ें हैं। ऑप्टिक्स आपको पता है लाइट से रिलेटेड है। तो क्या है हमारे पास, लाइट, वेव्स, पार्टिकल्स, मिरर, लेंसेज, टेलीस्कोप, रेनबो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें 12th क्लास में, एटम, एक्सरेज, सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन्स नेचर की, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, इस तरह के हमें ये पूरा सिलेबस 11th और 12th क्लास में कवर करना है। वैसे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें हमारे पास बेसिकल हैं और बेसिक चीज़ें हैं और ये हमें पढ़ने, और ये हमारे एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में इन चीज़ों को नहीं पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थोड़ा अपनी NCERT बुक को भी रीड करते हुए चलना। थैंक यू।